हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए आज हमारा है क्या बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2। मैंने लेक्चर नंबर 1 तक कंप्लीट कर लिया था और ये चैप्टर थोड़ी लंबी है इसलिए 2 में हो गई। ये 2 से ज़्यादा मैं नहीं करूँगी, 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में हमें पढ़ना है आज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या है, एक सोर्स है, सोर्स से एक सिंगल पार्टिकल का जो फ्रेम शिफ्ट है उसमें से सोर्स की लाइट्स रेज निकलती हैं। ये जो लिखी दिख रही है आपको रेज जैसी, वो रेज है। उसके बाद ये पहले हमने सिंगल स्लिट से उसको पास कराया, फिर उसको डबल स्लिट से पास कराया, फिर ये हमारा स्क्रीन है। तो स्क्रीन पे कुछ इस तरीके पड़ती हैं। ठीक है, उसी को हमने जूम करके दिखाया है कि कैसे कैसे कहाँ पे कौन सा डायरेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी है, जो दोनों के बीच का, जैसे इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डी बोलते हैं। इसको क्यू से डिनोट किया है। सोर्स 1 एंड सोर्स 2, ये सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है। तो ठीक है, सोर्स 1 इसको बोला, सोर्स 2 इसको बोला। ठीक है, ये आपका पीछे का स्क्रीन है। ये पीछे का स्क्रीन है आपका। ठीक है, और इसके बाद ये सोर्स का लाइन है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस है उसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और दो डिस्टेंस ये बोला जा रहा है कि दोनों के सोर्स 1 और सोर्स 2 के बीच का डिस्टेंस होता है उसको स्मॉल डी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखो कैपिटल डी है जो काफ़ी बड़ा होता है लेमडा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, याद रखिएगा। और इसको अगर आप ये आपको ये तो पता ही है कि अगर थीटा बहुत छोटा हो तो साइन थीटा टेन थीटा के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। तो ठीक है, साइन थीटा को हम टेंस टू भी थीटा को स्मॉल माना है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बिर्थ। तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर हमारी वाई है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस बिर्थ नहीं बेस होता है, तो बेस के जगह पे हम लिखेंगे डी। समझ गए। और डेल एक्स इज इक्वल टू, ये यहीं से आपको पता चलेगा, ये टेन थीटा को आप डेल एक्स, ये हो गया, ये याद रखिएगा कि डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ठीक है, और डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। समझ गए। डी इसमें ये है डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई बाई कैपिटल डी। समझ गए। चलिए ये देखो, ये पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, ये आपको एग्जाम में पूछता है, इसके लिए हमने बनाया है पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन है। तो फॉर ए ब्राइट फ्रिंज एट पी, जो हमने पी पे लिखा था, यहाँ पे देखिए सारा का सारा पोजीशन आपका कहाँ से, पोजीशन एट ब्राइट फ्रिंज, ये वाला जो पोजीशन है पी, ये पोजीशन, इसी पोजीशन से बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है सबसे नंबर 1 पे लिखेंगे हम पोजीशन एट ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, देखिए पोजीशन एट ब्राइट फ्रिंज, तो फॉर ए ब्राइट फ्रिंज एट पी, ये डेल एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला सीधे याद रखिए, डेल एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप सीधे कर सकते हो, इसको आप अरेंज करके लिख सकते हो। तो वाई डी इज इक्वल टू एन लेमडा, तो वाई की वैल्यू बेसिकली हमें निकालनी है, तो वाई की वैल्यू निकालेंगे तो एन लेमडा कैपिटल डी बाई डी। समझ गए। और वैसे में दिया हुआ है कि अगर एन चेंज करोगे तो वाई कैसे कैसे चेंज होती है, वो वाली फॉर्मूला, क्योंकि आपको ये एग्जाम में पूछता है तो डायरेक्टली आप लर्न भी कर सकते हो। मैंने शॉर्टकट में दिया है, आप या फिर इससे फॉर्म भी बना सकते हो। बेसिकली आपको ये वाली फॉर्म याद रखनी है। ठीक है, ये वाली बेसिकली आपको लर्न करके रखिए तो आपको सारा आसान होगा। स्टार मार्क कर लीजिए। समझ गए। चलिए वाई इज इक्वल टू एन लेमडा डी वाई स्मॉल डी। ठीक है, अब पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, ये तो हमारा था ब्राइट का, अब है डार्क का। डार्क में देखिए वो भी सबको मेजर तो हम करेंगे पी से ही है, पी क्योंकि पी हमारा इनिशियल पॉइंट है। अब है डेल एक्स इज इक्वल टू वाई लेमडा डी इज इक्वल टू, अब देखो लेमडा की जगह यहाँ पे एन की जगह पे 2n+1 होता है। ठीक है, वहाँ पे एन था, यहाँ पे n है, लेकिन यहाँ पे 2n+1 और लेमडा हाफ हो जाता है, लेमडा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे सेम n की वैल्यू 0 1 2 3, अब यहाँ पे फॉर्मूला है बेसिकली, तो इसको अरेंज किया तो y की वैल्यू आ गई हमारी 2n बाई, देखो अब आपको y की वैल्यू निकालनी है तो बस 2 ही फॉर्म याद रखने हैं। एक तो फॉर्म आपको ये याद रखनी है y इज इक्वल टू एन लेमडा बाई डी, और दूसरा है y इज इक्वल टू 2n+1 लेमडा डी बाई 2d। ये 2 फॉर्म याद करनी है, इसी दोनों फॉर्म पे आपको जो निकालने बोला जाएगा आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए जैसे कि देखो, जैसे कि आपको ये है, वहाँ पे मैंने एन की वैल्यू 0 रख के डाली तो हमारी क्या आई, एन की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 3/2 लेमडा डी बाई डी, एन की वैल्यू 2, तो ये 5/2 लेमडा डी बाई डी। ये देखो आपको ऑड फॉर्म में चेंज हो रहा है। ठीक है ना, 3 1 2 3 1 3 5 7 ऐसे है, सो ऑन ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये ऑड के फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब है
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है ये भी लर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टॉपिक बाय टॉपिक। ये मैं इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ इसके नोट्स और एग्जाम्पल और एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी फॉर्म्स हैं वो पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में एनसीईआरटी बुक पढ़ने में आसानी हो और समझ ईजी आ जाए। बिकॉज बहुत लोगों को क्या होता है, एनसीईआरटी हमें समझ नहीं आती है। बेसिकली एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा एक जैसे ही सच में ये एकदम पूरा का पूरा गागर में पूरा सागर भरा हुआ है, वो जो है ना मुहावरा, उसको पूरा रिप्रेजेंट करता है। पूरे तरीके से आपको एनसीईआरटी नहीं समझ आती है, तो इसी के लिए मैं उसको थोड़ा आपको इजी लैंग्वेज में, ताकि आपको एनसीईआरटी पढ़ो तो आपको समझ आ जाए इसके लिए। या फिर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ोगे और मेरे ये नोट्स पढ़ के फिर आपको न्यूमेरिकल करोगे और क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन तो पक्के से करनी है, क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत हद तक, आधा से ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा 80% तक आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगी। जो एनसीईआरटी से रिलेटेड अंदर से जो आएंगे क्वेश्चन वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। समझ गए? चलिए अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन देखो, कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, बड़ा इंटरफेरेंस को बनाए रखने के क्या क्या कंडीशन है। नंबर 1 देखो, यही कंडीशन आपको एनसीईआरटी में बहुत लंबे चौड़े लाइन में लिखे हुए हैं, तो उसको मैंने छोटे छोटे शॉर्ट करके लिख दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। टू सोर्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस मस्ट बी कोहेरेंट। बोल रहा है दो सोर्स जो प्रेजेंट करता है इंटरफेरेंस निकाल रहा है, वो आपस में एक दूसरे को कोहेरेंट होने चाहिए पक्के से, वरना नहीं होगा। समझ गए कि दोनों के दोनों कोहेरेंट होने चाहिए। अब देखो आपको कोहेरेंट क्या होता है, कोहेरेंट जो होता है उसके बारे में भी आपको पता करना चाहिए। देखो कोहेरेंट कहने का मतलब उसका क्या है, सोर्स, एक किसी भी सोर्स से जो लाइट वेव आ रही है तो उसकी दो सोर्स है, दो है यहाँ पे सोर्स, तो दोनों की लाइट वेव जो निकलेंगी तो उस दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, वेवलेंथ क्या होगी, वो भी उनकी सेम होगी। और दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस, दोनों के फेज में फेज जो आएंगी वो फेज भी सेम होगी और फेज डिफरेंस भी सेम होगी। समझ रहे हो? तो उसी को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स, मतलब उसके सारे के सारे उसके फ्रीक्वेंसी सेम हो। आप लिख सकते हो यहाँ पे कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम। ठीक है, फेज डिफरेंस सेम, बेसिकली दो चीज़, क्योंकि फेज डिफरेंस लिख लिए इसका मतलब दोनों के बीच का जो इसका फेज होगा इसका फेज होगा, दोनों सेम होंगे। ठीक है, फेज डिफरेंस सेम हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। समझ गए? चलिए अब है एक टू इंटरफेयरिंग वेव ट्रेन मस्ट हैव द सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। बोल रहा है कि अब दो या आपका क्या इंटरफेयरिंग एक दूसरे से, यही सेम बोल रहा है कि एक दूसरे को जो इंटरफेयर कर रहे हैं वेव, इंटरफेयर का मतलब ही आपको पता होता है कि एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर करना, मतलब तकल्लुफ़ बोलते हैं उसको, उर्दू वर्ड है तकल्लुफ़, अब हिंदी में उसको दखल देना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उस मतलब मिलता जुलता वैसा ही वर्ड है। देखो एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहा है, मतलब एक जो आ रही है तो एक जैसे वेव जा रही होगी तो दूसरा वेव बोलेगा मैं क्यों पीछे हटूँ, मैं भी, मतलब चलो भाई हम दोनों जाएंगे। ठीक है, एक सोर्स ये हुई एक सोर्स ये हुई तो बोलेगा चलो हम दोनों जाएंगे। अब ये दोनों वेव जा रही है तो पैरेलल तो नहीं जा रही, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे टकराएंगी, तो ये भी एक जो सोर्स से ये जाए, जिस वेव से ये जाएगा, इसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी इस वाले वेव की भी इतनी फ्रीक्वेंसी होगी, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी से जाएंगे, दोनों का वेव लेंथ भी सेम होगा और दोनों के बीच के फेज डिफरेंस भी सेम होगी, तभी तो जाके कहीं ना कहीं मीट करेगी। समझ आया? तो इसमें बोल रहा है कि दोनों जब वेव होगी वो दोनों का सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, मतलब पोलराइजेशन करने का जो प्लेन है, मतलब अगर एक एक्स एक्सिस में पोलराइज करेगी तो दूसरे भी एक्स एक्सिस में पोलराइज करेगी, मतलब जिस बेसिस से पोलराइज जिस प्लेन में करेगी दोनों का प्लेन भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ये वाली लाइन, ये जो मैंने 5 लिखवाए हैं ना, उस 5 को आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, इस 5 को बहुत अच्छे से याद करना होगा आपको। चलो ठीक है, ऐसा हाइलाइटर से कलर कर दो, उसको बोल्ड कर दोगे तो क्या होता है, बोल्ड मार के जैसे हो जाती है। ठीक है, अब देखो एक्सक्यूज मी, अब तीसरा क्या है, द टू सोर्स मस्ट बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। दो सोर्स है जो मतलब ऐसा नहीं है कि एक सोर्स को आपने यहाँ पे इंडिया में भेज दिया, एक को अमेरिका में, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का सोर्स में ना आपस में एक दूसरे से बहुत क्लोज होनी चाहिए। इसीलिए मैंने दिखाया था जब मैंने फिगर बनाई थी, ड्रॉ करी थी, तो उसमें आपको एक सोर्स यहाँ था तो एक सोर्स यहाँ, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो स्क्रीन और सोर्स के बीच के डिफरेंस से काफ़ी छोटा था। ये बात याद रखिएगा, बहुत छोटा सा था। तो इसी से याद रखिए दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत पास होने चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा दूर रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, रिदम भी नहीं बन पाएगा। द पैटर्न मस्ट बी ऑब्जर्व, क्योंकि एकदम इतना दूर रहेंगे कि आपस में पैटर्न आते इतनी छोटी सी पैटर्न, इतनी पतली सी पैटर्न बन जाएगी कि आप क्या बोलते हैं,
देख ही नहीं पाओगे, दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा पैटर्न लाइट का बन रहा है, कौन सा डार्क का बन रहा है, कौन सा ब्राइट कौन डार्क, कौन ब्राइट कौन डार्क। समझ गए? तो यही लिखा हुआ है इसमें कि द पैटर्न मस्ट बी ऑब्जर्व एट ए लार्जर डिस्टेंस टू बी सफिशिएंट विड्थ ऑफ द फ्रिंज। वही बोल रहा है कि अगर ऐसे ही कॉमन सी मिरर वाली ले लो कि क्या कहते हैं, अगर आप रे ऑप्टिक्स की जितना ज़्यादा डिस्टेंस पे लगाओ तो उसकी जो इन्फिनिटी पॉइंट्स है जब पास में आते उतनी छोटी सी इमेज बनती है। जो अगर ज़्यादा दूर से आए तो वैसा ही है, अगर ज़्यादा दूर पे सोर्स ले लोगे दोनों के बीच का तो धीरे धीरे ऐसे नहीं है, यहाँ से ऐसे ऐसे आते 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 यहाँ पे छोटी सी का भी छोटी सी नहीं बन जाएगी। तो छोटी सी बन जाएगी तो इतनी पतली पतली स्ट्रिप बनेगी, पतली पतली स्ट्रिप बनेगी तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ब्राइट ब्रेथ है फ्रिंज है और डार्क फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज, आपको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि कौन सा ब्राइट फ्रिंज है कौन सा डार्क फ्रिंज है, ब्राइट है कौन सा डार्क है। समझ गए? यही बोल रहा है। अब देखो फोर्थ क्या है, द सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। बोल रहा है कि जो लाइट जो लोगे वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक मतलब सेम सोर्स ऑफ लाइट, मतलब जिसकी अगर आप कलर वेवलेंथ भी कलर सेम होना है, कलर उसका एक ही। मोनोक्रोमेटिक का मतलब कलर जिसका, अगर आप रेड ले रहे हो, एज फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि अगर आप रेड ले रहे हो एक सोर्स तो दूसरा सोर्स भी आपको रेड का ही लेना पड़ेगा। अगर आप एक वेवलेंथ का ले रहे हो तो दूसरा भी सेम वेवलेंथ का लेना पड़ेगा। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने एक रेड ले लिया वेवलेंथ का ले लिया, एक ग्रीन ले लिया तो उसका दोनों का अलग हो जाएगा। सो ये याद रखिएगा। अदरवाइज द फ्रिंज ऑफ द डिफरेंट कलर विल ओवरलैप। देखो यही लिखा हुआ है कि अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट कलर का ले लिया तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी और आपको क्लियर विजन नहीं आ पाएगा। ठीक है? समझ गए? चलिए अब फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है द टू वेव मस्ट बी टू वेव मस्ट बी हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड फॉर द बेटर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। बिटवीन ब्राइट छूट गया यहाँ पे तो आप ब्राइट लिख लो, मैं इसी से लिख देती हूँ। ब्राइट लिखा हुआ है, फ्रिंज छूट गया। ठीक है, कोई बात नहीं। ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज बोल रहा है द टू वेव, अगर दो वेव है जो मस्ट हैव द सेम एम्पलीट्यूड, अगर दोनों की वेव है उसके एम्पलीट्यूड भी सेम होनी चाहिए फॉर बेटर कॉन्ट्रास्ट, ताकि उस दोनों ब्राइट और डार्क फ्रिंज के बीच में जो ओवरलैप बन के कॉन्ट्रास्ट बनेगी ना तो वो ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो, इसके लिए। समझ गया? ऑलमोस्ट देखो कि आपको क्या क्या मेन है कि अगर आपको देखना तो सबसे पहले देखोगे कि कोहेरेंट सोर्स है कि नहीं। कोहेरेंट सोर्स आपको पता चली गया, जिसकी क्या होनी चाहिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, और उसके बाद क्या है आपको एम्पलीट्यूड सेम होनी चाहिए, यहाँ पे दिख दिया हुआ है। और उसके बाद क्या कहते हैं आपको सबसे बड़ी बात कि दोनों का फेज सेम होनी चाहिए और फेज डिफरेंस भी सेम होनी चाहिए, देख लिया। और उसके बाद क्या है, दोनों के सोर्स के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, सोर्स दो आपस में आसपास ही रहनी चाहिए। और उसके बाद क्या है, एक दूसरे के ऊपर ज़्यादा ओवरलैप ना करे। दोनों के बीच की एम्पलीट्यूड क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सेम होनी चाहिए एम्पलीट्यूड, ताकि वो दोनों एक दूसरे के आपको क्लियर विजन दिखाए। तो यही सब सोर्स है, ये सब से ही आप इसी सब से समझ सकते हो ना कितना बेटर विज़न के लिए, क्लियर विज़न के लिए हमें सब करना पड़ रहा है। ठीक है? अब देखो, अब तो ये तो यहाँ तक तो समझ आ गया कि एनसीईआरटी के थ्रू क्या क्या करना चाहिए। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है तो वो देख लो। क्या है, ये है बीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। ठीक है? बी थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, ये फॉर्मूला है, याद रख लीजिए। अब एक इंटेंसिटी फैल रही है यहाँ से यहाँ तक के दोनों, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी दिया हुआ है और यहाँ से ये थीटा दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, ये लर्न कर लीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पूरा क्या बोलते हो डिराइव नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि अभी अब टाइम बिल्कुल नहीं है। मैं शॉर्ट ताकि अभी आप रिमेंबर कर लो, जस्ट दिमाग में रख लो, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट, क्योंकि ये आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये क्या नीट है। और नीट में क्या होता है कि एक बार आपके दिमाग में जो क्वेश्चन हिंट किया, हाँ, तो वो क्वेश्चन आपको ईजिली वे हो जाएगी। अगर एक क्वेश्चन को हिंट नहीं कर पा रहा है तो उसको आप उस पर फोर्स करोगे, कितना भी फोर्स करोगे तो सेकंड बार में हिंट नहीं करेगा, फिर उसको स्किप करके आगे जाना पड़ता है। फिर अगर आप आगे बढ़ गए तो उसके बाद पीछे आपको हिंट करता रहेगा वो कि क्वेश्चन यार ये मुझे तो आता था, ये मुझे आता था, मैं थोड़ा देख लूँ, मैं चेक कर लूँ। तो इसके बार बार उस पर रिदम करते हो ना, तब वो क्वेश्चन याद होता है। तो वो हो गया।
अगर आपको फॉर्मूला याद है झटाक से, अब इस फॉर्मूला पे दिया हुआ है कोई क्वेश्चन, इस फॉर्मूला को आपको मैं अब डिराइव करने बैठूँ तो उतना हमारे पास टाइम नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। तो क्योंकि इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट इस पर पुट करोगे, वैल्यू डाल दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या नीचे ये क्वेश्चन, ये फॉर्म दिया हुआ है कि इस पर आई सेम है, बी सेम है, पोजिशन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम विल चेंज। बोल रहा है कि अगर कोई किसी का आई सेम हो और उसके बाद उसका क्या बोलते हैं बिर्थ भी बीटा वाला जो है वो भी सेम हो, मतलब जेड बी थीटा, तो उसका जो पोजीशन है मैक्सिमम बनाने का, एक तो मैक्सिमम फ्रिंज बनेगी, एक मिनिमम फ्रिंज बनेगी, तो दोनों का क्या होगा, चेंज होती रहती है, दो डिपेंड करता ही नहीं पे, ठीक है। चलो नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी देख ही लेते हैं, ठीक है। कलर अपीयर ऑन ए थिन सोप फिल्म एंड ऑन सोप बबल ड्यू टू द फिनोमेना। बोल रहा है जो कलर आपके 3 सोप फिल्म में, जैसे कि साबुन से ये साबुन लगाते हैं ना, साबुन झाग बनने के बाद एक बल्बल जैसे बन जाती है, तो उसमें देखना कभी कभी कलर जैसे दिखता है, उसमें कलर जैसे आपको दिखेगा, जैसे कि बहुत सारे साइन करता है, जैसे कि रेनबो जैसे कि बहुत सारे कलर दिखेंगे, तो वो बोल रहा है, या फिर सोप बबल में जो कलर बनते हैं तो वो किस, उसका फिनोमेना क्या है, तो उसका फिनोमेना क्या है, इंटरफेरेंस। चलिए ठीक है, अब हमें पढ़ना है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर एंड द इंक्रोचमेंट ऑफ लाइट विद इन द ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ द ओपेक ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। बोल रहा है बेसिकली कि एक कोई भी ऑब्स्टिकल है, ओपेक, ओपेक का मतलब क्या होता है, आप जिससे देख नहीं सकते, लाइट ट्रांसपेरेंट नहीं होती, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, उस ऑब्जेक्ट के बाद इसके जो कॉर्नर से जो लाइट पास करके एक पॉइंट पे लाइट बनेगी, तो यहाँ से क्या कर रही है लाइट, यहाँ से तो स्ट्रेट जा रही थी, फिर वहाँ से क्या बेंड हो गई, तो इसी बेंडिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है। और उससे कुछ प्रोसेस बने थी, उससे क्या होगी, स्क्रीन पे एक शैडो जैसी इमेज बनेगी, ठीक है, वही है। अब इसके कुछ फॉर्म्स दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। बेसिकली इसका ये वाला लाइन याद कर लो, ठीक है। ये θ2 माइनस θ1 इक्वल टू, या फेज डिफरेंस है, उसको भी ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे देखो ये आप याद कर लो, फॉर nth सेकेंडरी मिनिमम द स्लिट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। ये है कुछ ऐसे है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बुक में, तो उसी का कुछ फेज है कि एक फॉर्मूला याद रख लो कि d sin थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा, ये डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए अब है क्या कि सिंस थीटा n इज़ वेरी स्मॉल, मान लो कि इसमें इसने बेसिकली ये सब चीज़ें हैं, उस सब में क्या होता है ना कि थीटा बहुत छोटी होती है, तो यही मान लिया है कि थीटा एन बहुत छोटा है, तो थीटा एन की जगह पर साइन थीटा की जगह पे हम डायरेक्ट थीटा भी लिख सकते हैं, तो डी थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा। अब यहाँ पे है थीटा एन की जगह पे एन लैम्डा बाई डी, अब फिर एन की जगह पे 1 2 3 एज इट इज़ डाल दो, तो एन 1 2 3 डाल दिया, तो उसके बाद आपका कुछ ऐसा बना, ये है माइनस, ये माइनस में भी जा सकता है, पॉजिटिव भी जा सकती है, थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब हो गई, अब है पोलराइजेशन ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, अभी इतना हो गया, डिफ्रैक्शन तक हो गया। चलो अब है पोलराइजेशन ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव का ट्रांसवर्स पोलराइजेशन कैसे करता है उसको देखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये मैंने ऐसे बना दिया है, आप देख के समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव, लाइट वेव का पोलराइजेशन कैसे होता है, ठीक है। लाइट वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तो आपको पता ही है कि लाइट वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव दोनों आती हैं, विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती हैं, ऑसिलेटिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द डिफ्रैक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ठीक है। देयरफॉर द लाइट वेव कैन बी पोलराइज, इस लाइट वेव को हम पोलराइज भी कर सकते हैं हम, ठीक है। इसी बोल रहा है कि ये लाइट वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें इलेक्ट्रिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के मिश्रण से बना हुआ है, इसके लिए इसको क्या कह सकते हैं, ये लाइट है एक, मतलब ये प्रोपोगेट करती है एक दूसरे से, राइट एंगल के ट्रायंगल के फॉर्म में प्रोपोगेट करती है एक दूसरे के डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको पोलराइज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे पोलराइज कर सकते हैं, इसके कुछ फीचर्स देखो, जैसे कि है एक लाइट, ये आपका क्या पोलराइज़र है, टोनामेंट क्रिस्टल का बना हुआ है, ये है एनालाइजर, देखिए इसमें दो होती है फॉर्म बनाने के लिए, एक पोलराइजर एक एनालाइजर, ठीक है। जो पोलराइज करने के बाद जो फिगर बनेगी उन्हें उसको एनालाइज करने के लिए एक एनालाइजर लगाया जाता है, ठीक है। देख रहे हो कैसे बना हुआ है, ये एनालाइजर बना हुआ है, और ये आई डैश इज इक्वल टू आई स्क्वायर, मतलब ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये है इसमें कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। वैसे कुछ एंगल्स हैं, ठीक, इसी के आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, ठीक है। अब है मॉल्स लॉ, ठीक है, मेलस बोलते हैं उसको, मेलस लॉ
इसी बेसिस पे है, पोलराइजर के बेसिस पे है। व्हेन ए बीम ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन एनालाइजर, जब एक प्लेन पोलराइज लाइट का जो पोलराइज होने के बाद एनालाइजर पे पड़ेगा, द इसी से रिलेटेड है, द इंटेंसिटी ऑफ आई की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम एनालाइजर वेरीज डायरेक्टली एज ए स्क्वायर ऑफ द कोसाइन एट एन एंगल थीटा। बोल रहा है कि जैसे कि यहाँ तक आ गई, यहाँ के आने के बाद एनालाइजर पे पड़ी, तो एनालाइजर पे पड़ने के बाद जो उसकी इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्ट है जो कोस थीटा के स्क्वायर के इक्वल प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आई इज इक्वल टू आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा है, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये है उसके बिटवीन द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर। समझ गए? तो ये बेसिकली ये मेलस लॉ का कुछ ये है, क्या बोलते हैं उसको, स्टेटमेंट्स है। ठीक है, अब देखो क्या है, इफ़ ए बी द एम्पलीट्यूड, अगर ए को हमने एम्पलीट्यूड माना ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर ट्रांसमिटेड बाय द पोलराइजर, देन ओनली द कंपोनेंट ए कॉस थीटा विल बी ट्रांसमिटेड बाय द एनालाइजर। ये बोल रहा है कि अगर ए को हमने एम्पलीट्यूड माना तो एक ओनली इसकी एम्पलीट्यूड होगी जो ट्रांसमिट होगी एनालाइजर, सारे के सारे यहाँ पे एनालाइजर के प्रेसिस से ही किया हुआ है। अब देखो यहाँ हो गया। अब है पोलराइजर ऑफ ये फॉर्मूला याद रख लीजिए कि आई डैश इज इक्वल टू आई इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये है जो मेलस लॉ का फॉर्मूला है। पोलराइजर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ब्रेयर्स लॉ। ठीक है, ये है जो कुछ डायरेक्ट आते हैं इस पे, तो ये वाला देख लो कि कैसे ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये ट्रांसमिटेड है और ये इंसिडेंट है, तो फॉर्मूला बना। उसके बाद साइन आई बी इज इक्वल टू ये इंसिडेंट है और ये है इंसिडेंट, ये इंसिडेंट तो दो ये दोनों सेम ही होते हैं, जब एक ही मीडियम हो तो एंगल सेम होते हैं, तो वो दिया हुआ है। और साइन आई बी बाई साइन 90 माइनस आई बी इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, ये म्यू टू है, ये म्यू वन है, ये स्नेल्स लॉ से किया हुआ है। और ये साइन आई बी म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू, क्योंकि साइन की जगह पे कॉस हो जाएगा यहाँ पे, तो कॉस साइन बाई कॉस इज इक्वल टू टैन थीटा, तो म्यू टू बाई म्यू वन। ठीक है, समझ गए? चलिए चलो ठीक है। सो एंड ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का एंड हो गया। सेशन का एंड नहीं है, चैप्टर का एंड है। ठीक है, ये हमारा क्या वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलिए सो आगे हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ जैसे मेजॉरिटी में जो क्वेश्चंस होते हैं उस चैप्टर्स के वो ज़्यादा पहले प्रिफर्ड करूँगी, अगर टाइम मिलेगा तो छोटे छोटे चैप्टर्स भी कराऊंगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। समझ आ गया? आई होप आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। ठीक है, चलिए सो अब नेक्स्ट वाले में हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर। एंड ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं ऐसे ही आपको सारे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो एक्सक्यूज़ मी, तो आप मुझे डीएम करो, डायरेक्ट मैसेज करो, या फिर जो भी है मेरे इंस्टा पे भी आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक सॉरी नॉट व्हाट्सएप, मैसेज कर सकते हो। और मैं आपके सारे प्रॉब्लम कमेंट में, आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं सारे प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूँगी। नीट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हो आप सारे करो, मैं अपडेटेड रहूँगी। बीच में मेरे कुछ फैमिली फंक्शंस वगैरह आ गए थे, इसलिए मैं थोड़ी सी अपडेटेड नहीं थी, बट मैं आप अपडेटेड रहूँगी। सो आप प्लीज़ कोऑपरेट करो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलो ओके बाय।